ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है। सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, सो जैसे कि फॉर एग्जांपल ए अगर सेट है, इसमें 1 2 3 ये एलिमेंट्स है, और जो यूनिवर्सल सेट है उसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर मुझे ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, सो ए का कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल टू 4 5 6 और 7। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ए के कॉम्प्लीमेंट में वो एलिमेंट्स आएंगे जो ए में नहीं है बट यूनिवर्सल सेट में है। तो इसीलिए आंसर जो है वो है 4 5 6 और 7। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं बी जो है वो है AEIOU, और यूनिवर्सल जो सेट है उसमें है ABCDEIOUP। तो इसका मतलब बी डैश जो है वो हो जाएगा, अब ए तो आ चुका है तो ए नहीं आएगा, बी नहीं है इसलिए बी आएगा, सी भी आएगा, डी भी आएगा। अब ई ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है इसलिए ई यहाँ पे लिख के कुछ मतलब नहीं है। फिर आएगा एल, फिर आएगा ओ नहीं आएगा, और यू नहीं आएगा, डायरेक्टली पी आएगा। तो ये हमारे आंसर्स है, बी सी डी एल और पी, क्योंकि ये एलिमेंट्स ऐसे हैं जो यूनिवर्सल सेट में है बट पी में नहीं है। तो आपको वैसा ही क्वेश्चन पूछा है कि यूनिवर्सल सेट में ये सब है, पी में ये सब है। तो आप पहले तो पी डैश निकाल लीजिए, फिर वेन डायग्राम का बात करेंगे। तो क्लियरली पी डैश क्या होगा, 1 तो आ चुका है तो वापस इसमें नहीं आएगा, 2 यहाँ पे नहीं है इसलिए यहाँ पे, 3 है, 7 है, 8 नहीं है इसलिए 8, 9, 10 है इसलिए वापस नहीं आएगा, 11 और 10 12। तो ये हो गया पी डैश। आपको शायद स्कूल में ऐसा सिखा सकते हैं, दो अलग अलग सर्कल लेके पी और पी डैश बनाना, बट एक्चुअली ये गलत है। फिर भी मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया कि अगर आपको स्कूल में ऐसा बताया तो आप ऐसा बनाइए, बट एक्चुअली वो ऐसा बनेगा, यहाँ पे पी का एक सर्कल और यूनिवर्सल सेट का एक स्क्वायर, क्योंकि ये अलग अलग सेट्स नहीं है। पिछली बार के सम में क्या था कि एक्स और वाई दो अलग अलग सेट्स था, अब पी और पी डैश जो है वो पी का ही कॉम्प्लीमेंट है, वो अलग से सेट नहीं होगा। तो इसके लिए एक ही सर्कल बनाएंगे, जो भी पी के एलिमेंट्स है वो यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, और जो भी पी डैश के एलिमेंट्स है वो ये सर्कल के बाहर आ जाएंगे। और आप देखेंगे कि यूनिवर्सल सेट में और कुछ लिखने का जरूरत ही नहीं है क्योंकि सब कुछ ऑलरेडी आ चुका है। सो दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू डू, यू कैन गिव इट अ ट्राई। अब उन्होंने बहुत ही सिंपल का क्वेश्चन पूछा है कि पी डैश का डैश पी होता है, ये प्रूफ करना है। तो हमने ऑलरेडी बता दिया कि पी डैश कैसे निकालते हैं। वही लॉजिक से आप पी डैश का डैश निकालेंगे तो आपको वापस पी के ही एलिमेंट्स मिलने वाले हैं। तो आपको बस सिर्फ ये दो स्टेटमेंट लिख के ये लिख देना है और कुछ नहीं करना है। इट इज थोड़ा सा इलॉजिकल क्वेश्चन है, इसीलिए आपको सिर्फ ये दो स्टेटमेंट लिख के आंसर लिख देना। सो दैट्स इट फॉर द थर्ड सम। लेट अस मूव ऑन टू द फोर्थ सम। फोर्थ सम बहुत सिंपल है। उन्होंने बोला है कोई भी तीन सबसेट्स लिखिए ए के, जब ए है 1 3 2 और 7। तो आप एक एक करके ही एलिमेंट लिख लेंगे, 1 3 2 और 7 अलग अलग, तो भी आपके चार अलग अलग एलिमेंट्स हो जाते हैं। तो यही तीन आंसर्स काफी होंगे, बट मैंने बहुत सारे लिखे हैं, आप इसमें से कोई भी तीन लिख सकते हैं। फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन है उसमें है राइट द सबसेट रिलेशन बिटवीन द सेट्स। तो पी मतलब ऑल द रेसिडेंट्स इन पुणे, एम मतलब रेसिडेंट्स ऑफ मध्य प्रदेश, आई मतलब रेसिडेंट्स ऑफ इंदौर, एंड सो। तो हमें इसका सबसेट रिलेशन बताना। क्लियरली हमें पता है पुणे जो है वो महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र जो है वो इंडिया में। तो इसका मतलब पी जो है वो बी का भी सबसेट होगा और वो एच का भी सबसेट होगा। तो इसलिए पहला आंसर मैंने लिख लिया, पी इज अ सबसेट ऑफ बी,
and P is a subset of H। यहाँ पे ये दो आंसर्स लिख लिए। उसके बाद मध्य प्रदेश जो है वो सिर्फ इंडिया का सबसेट होगा, इसलिए M इज अ सबसेट ऑफ B लिख लिया यहाँ। उसके बाद इंदौर जो है वो मध्य प्रदेश में आता है और मध्य प्रदेश बाय डिफॉल्ट इंडिया में आता है, तो इंदौर जो है वो मध्य प्रदेश का भी सबसेट है और वो इंडिया का भी सबसेट है। इसका मतलब I इज अ सबसेट ऑफ M, I इज अ सबसेट ऑफ B, तो वो लिख लिया I इज अ सबसेट ऑफ M, I इज अ सबसेट ऑफ B। और फाइनली इंडिया किसी का सबसेट नहीं होगा, इंडिया बड़ा है बाकी सबसे। और लास्ट में है महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र डेफिनेटली इंडिया का सबसेट है, इसलिए H इज अ सबसेट ऑफ P। तो ये था फोर्थ सम, सॉरी फिफ्थ सम। सिक्स सम जो है, अब इसमें ऐसा है कि हमें बताना है कि कौन इसका यूनिवर्सल सेट बन सकता है। अब ए जो सेट है वो है सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5, मतलब 5 के टेबल में जो भी आता है वो ए वाले सेट में आएगा। लेकिन 5 के टेबल में तो इनफाइनाइट नंबर्स आएंगे, क्योंकि 5 10 50 पे खत्म थोड़ी हो जाता है टेबल। 5 11 55, 5 12 60, तो ऐसे करते जा सकते हैं। सेम बी और सी का भी वही है, 7 के टेबल भी इनफाइनाइट तक है, 12 के टेबल भी इनफाइनाइट तक। तो हमें अब ऐसा सेट ढूंढना पड़ेगा जिसमें ये सब नंबर्स आते हैं और जो इन्फिनिटी तक जाता है। तो देखा जाए तो अपना जो नेचुरल नंबर का सेट है या होल नंबर का सेट है या इंटीजर का सेट है, ये सभी इसके यूनिवर्सल सेट बन सकते हैं। तो आप कोई भी एक आंसर लिखिए, जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है। या तो आप लिखिए कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर कैन बी यूनिवर्सल सेट फॉर द गिवन सेट्स, या तो आप लिख सकते हैं सेट ऑफ होल नंबर्स कैन बी यूनिवर्सल सेट फॉर गिवन सेट्स, या तो आप लिख सकते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स कैन बी यूनिवर्सल सेट फॉर द गिवन सेट्स। तो वो आपके ऊपर है कि आप कौन सा आंसर लिखते हैं, ये तीनों में से कोई भी एक वर्ड आपको लिखना है। और सेम टू सेम आंसर है सेकंड वाले का, क्योंकि सेकंड वाले में भी वही है, एक है मल्टीपल ऑफ 4 मतलब 4 का टेबल, और इवन स्क्वायर नंबर्स मतलब जैसे 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है। तो ये जो नंबर्स है 1 4 9 16 25 36, ये सब ये सेट में आएंगे और ऑब्वियसली ये भी इंफिनिटी तक जा सकते हैं। लास्ट जो क्वेश्चन है वो बहुत सिंपल है। इन्होंने बोला है कि ए सेट में वो सब बच्चे हैं जिन्होंने 50% या ज्यादा मार्क्स स्कोर किया है मैथ्स में, और यूनिवर्सल सेट में सभी बच्चे आते हैं क्लास में। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए क्या है? तो अगर 50% और उससे ज्यादा बच्चे ए में आते हैं, तो ए के कॉम्प्लीमेंट में कौन आएंगे? डेफिनेटली वो बच्चे जिनको 50% से कम मिला है। तो इसीलिए हमारा आंसर है ए कॉम्प्लीमेंट will be students who scored less than 50% marks in maths। तो बस आपको ये स्टेटमेंट ही लिखना है और आपका ये जो एक्सरसाइज है वो खत्म होगा। तो अभी आपको आज के आज ही मुझे 6 बजे तक सभी बच्चों का ये जो एक्सरसाइज 1.3 है वो 2 बार लिख के चाहिए, अच्छे से समझ के आपको फिर कॉपी करना है एक्सरसाइज 1.3। और जो स्टूडेंट 6 बजे तक मुझे ये नहीं भेजेगा वो कल मुझे 10 बार यही चीज सॉल्व करके देगा। तो मेक श्योर दैट यू आर सबमिटिंग द होमवर्क बाय 6 PM टुडे। थैंक यू।